गुड इवनिंग फ्रेंड्स, अ वेरी गुड इवनिंग। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल, आपकी अपनी यूट्यूब फैमिली लेट्स गेन नॉलेज विद विश्वदीप सिंह में स्वागत है। हमेशा की तरह मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। जी हाँ, तो चलिए, कल हम बात कर रहे थे, हमारा एक सेशन कल चल रहा था जो कि कंप्लीट नहीं हो पाया था। एक टॉपिक था, नाम था उसका यूनिवर्सल बैंकिंग। जी हाँ, कुछ पॉइंट्स इसके रह गए थे जिसके बारे में मैंने कहा था कि आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज हम उन बचे हुए पॉइंट्स के बारे में चर्चा करेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि वो आज सारे पॉइंट्स कवर कर लिए जाएंगे और यूनिवर्सल बैंकिंग सिस्टम को आज पूरा कर दिया जाएगा। ठीक है जी, तो उन्हें बताने से पहले मैं उन पॉइंट्स के नाम बता देता हूँ कि हम जो है किन पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आज हम ये जानेंगे कि यूनिवर्सल बैंकिंग सिस्टम किस तरीके से कार्य करता है। उसके बाद हम जानेंगे कि यूनिवर्सल बैंकिंग सिस्टम के अपने लाभ क्या हैं। अब किसी भी चीज़ के लाभ होंगे तो जाहिर सी बात है उसकी कुछ हानियाँ भी होंगी। ठीक है जी। देन उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि उन बैंक्स के नाम भी जाने जो खासतौर से यूरोप या फॉरेन कंट्रीज़ में स्थापित हैं, जिन्होंने इस प्रणाली को अपनाया हुआ है। ठीक है, तो आइए वापस चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। तो एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं ताकि हमें याद आ जाए, आपको थोड़ा सा जो है याद आ जाए कि हाँ, इस बारे में बात हो रही थी। देखिए, इससे पहले एकदम से डिफाइन कर लेते हैं यूनिवर्सल बैंकिंग सिस्टम क्या है। तो मैं बता दूं आपको, बैंक की सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे जहां मिल जाएं या उपलब्ध हों, तो इस प्रक्रिया को यूनिवर्सल बैंकिंग सिस्टम कहा जाता है। ठीक है जी। अब हम आ जाते हैं वापस आज के अपने जो है जो पॉइंट्स हैं हमारे, उन पर। हमारे पॉइंट्स जो है कुछ इस प्रकार होंगे। पहला हमारा पॉइंट था कि यूनिवर्सल बैंकिंग सिस्टम कैसे कार्य करता है। चलिए इस पर बात करें। ठीक है जी। देन यूनिवर्सल बैंकिंग सिस्टम जो है के अंतर्गत जो भी बैंक आते हैं, ठीक है, ये प्रणाली उन बैंकों को विभिन्न प्रकार की व्यापक स्तर पर वित्तीय सुविधाएं अपने ग्राहकों को उपलब्ध कराने या मुहैया कराने की अनुमति प्रदान करता है। जैसे देखिए, जैसे हो गया डिपॉजिट, लोन, क्रेडिट सर्विसेज, एसेट मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट एडवाइस, इंश्योरेंस एंड सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन, पेमेंट प्रोसेसिंग। ठीक है, एंड इस तरह की विभिन्न प्रकार की जो सुविधाएं हैं, इसके अलावा भी कुछ और भी सुविधाएं हैं, उनको उपलब्ध कराने की अनुमति प्रदान करता है या उन्हें जो है एक तरीके से कह सकता है, ऑफर दे सकता है। हम ये भी कह सकते हैं ऑफर दे सकता है कि आप ये सुविधाएं ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और सुविधा है जो कि इम्पोर्टेंट है, उसका नाम है फाइनेंशियल एनालिसिस। ये फाइनेंशियल एनालाइज भी करता है चीज़ों को। ठीक है, तो ये इस तरह के जो है कार्य करता है। और फिर जो है इसके अलावा ये क्या करता है कि पॉइंट वाइज ले लेते हैं। तो नंबर 2 ले लें। नंबर 2 जो इसके अंतर्गत जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं और जो निवेश बैंक होते हैं, उनकी सेवाओं को जो है ये आपस में जोड़ देता है। ठीक है, और एक मूल इकाई के रूप में अपने ग्राहकों को इन सेवाओं को विस्तृत या व्यापक रूप से प्रदान करता है। जैसे जमा हो गया, जो जमा अकाउंट होते हैं वो हो गया, और भी निवेश करने की कई तरीके होते हैं निवेश के, वो सब हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या है कि जो भी यूनिवर्सल बैंकिंग सिस्टम होता है, जो इस तरह के बैंक होते हैं, तो इनमें भी सेम चीज़ है। कुछ जो और बैंकों में होती हैं, जैसे कि डिपॉजिट अकाउंट हो गए, जमा अकाउंट, और इसके साथ चेक, ये भी अवेलेबल रहते हैं। ठीक है जी। अब थर्ड पॉइंट पे हम आ जाते हैं। देखिए, इससे पहले थर्ड पॉइंट के बारे में बात करूं मैं, तो मैं बता दूं कि यूनिवर्सल बैंकिंग जो कि हम बात कर रहे थे, देखिए मोस्टली जैसे यूनिट बैंकिंग हो गया, ब्रांच बैंकिंग हो गया, इस तरह की जो बैंकिंग सुविधाएं हो गई, तो
इसके अंतर्गत जो चीज़ें आती हैं इन सिस्टम्स के, वो ऑलरेडी मतलब वो सारी सुविधाएं यूनिवर्सल बैंकिंग में तो आती हैं, लेकिन इसके साथ साथ व्यापक स्तर पर ये बैंकिंग सिस्टम जो है और भी सुविधाएं प्रोवाइड कराता है कस्टमर्स को। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट पर आ जाते हैं वापस। इस बैंकिंग सिस्टम के अंतर्गत जो भी बैंक आते हैं उनसे ये अपेक्षा की जाती है कि ये उसके द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करेगा। ठीक है, और संपत्ति हो या लेन देन हो उसका एक उचित प्रबंधन करेगा और उसके जो भी नियम हैं निर्देश हैं उनको अपनाएगा। ठीक है, प्रबंधन के साथ साथ फिर चौथे पॉइंट पे अगर हम ले लें तो कुछ ऐसे कह सकते हैं कि जो यूनिवर्सल बैंक होते हैं यानी सार्वभौमिक जो बैंक होते हैं उनमें पहले कई बाधाएं थी इन्हें जो है स्टेबल करने की, व्यवस्थित करने की। तो लगभग अब उन सारी बाधाओं को खत्म किया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद ये एक बड़े पैमाने पर नहीं फैल पाया अभी तक यूनिवर्सल बैंकिंग सिस्टम में। ये यूरोप के और फॉरेन कंट्रीज़ में कुछ ही फॉरेन में कुछ ही ऐसे देश हैं जहाँ इस व्यवस्था को एक बड़े पैमाने पर अपनाया गया है, लेकिन भारत में अभी तक ऐसा बड़े पैमाने पर नहीं अपनाया गया और ना ही किसी अन्य देश में। ठीक है, अब जैसे अमेरिका ले लीजिए। अमेरिका में क्या है कि वो लोग विशुद्ध रूप से जो है निवेश बैंकिंग को ज़्यादा महत्व देते हैं। ठीक है, जो कि विश्व के अन्य देशों में ये बहुत ही कम होती है ये स्थिति। हाँ, ये तो हो गए इसके जो है यूनिवर्सल बैंकिंग के कार्य किस तरीके से कार्य करता है, उस तरीके के कार्य हो गए। अब आ जाते हैं हम इसके यूनिवर्सल बैंकिंग के लाभ क्या होते हैं। देखिए, यूनिवर्सल बैंक में क्या होता है कि जो इस प्रणाली के अंतर्गत आते हैं उनमें कम लागत होगी और इसके साथ साथ एक उच्च एवं बेहतर व्यवस्था को बनाया जाएगा, उसको जो है डेवलप किया जा सकता है। ठीक है, इसके अंतर्गत अब इसके बाद क्या है कि इसमें फिर ये भी ऐड किया जा सकता है कि जो यूनिवर्सल बैंकिंग सिस्टम है उसमें क्या होता है, जो शाखाएं होती हैं ना उनमें वो मार्केटिंग पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती हैं। वो इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टमेंट, इस तरह जो है इन चीज़ों को एक तरीके से एडवर्टाइज इसका कर सकती हैं। मार्केटिंग पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगी, लेकिन इन चीज़ों को एडवर्टाइज या इन चीज़ों को एक दुकान जैसे दुकानों पे प्रचार होता है उस तरीके से प्रचार कर सकती हैं इस सेवा के अंतर्गत। ठीक है जी। एंड यूनिवर्सल बैंकिंग जो है ये तो लाभ हो गए। ठीक है जी। और यूनिवर्सल बैंकिंग की जो है अगर लाभ है तो कुछ हानियां भी हैं, जाहिर सी बात है। देन यूनिवर्सल बैंकिंग की हानि क्या हो सकती है, कुछ इस तरीके से हो सकती है, क्योंकि ये सार्वभौमिक बैंक जो होते हैं वो बहुत ही बड़े स्केल के बैंक होते हैं, बहुत ही बड़े बैंक होते हैं। ठीक है, जब भी कोई बैंक इस तरह की व्यवस्था को अपनाता है, अगर उसका मान लीजिए अगर उसका ये विचार भविष्य में विफल हो जाए, ठीक है, तो उसका प्रभाव बैंकिंग प्रणाली पे एक नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसके साथ साथ उस देश की आर्थिक स्थिति पर भी एक नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ये बहुत बड़ा जो है नेगेटिव इम्पैक्ट है यूनिवर्सल बैंकिंग का, अगर ऐसी व्यवस्था, ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है तो। ठीक है, सेकंड क्या उदाहरण एक दे दूं, अगर ये बात ही आई है सामने। देखिए एक कुछ ऐसा नाम था, ब्रदर्स करके कुछ ऐसा नाम था, तो वो यूनिवर्सल बैंक था, वो असफल हो गया था। यूनिवर्सल बैंक असफल हो गया था, तो बहुत बड़ा जो है वहाँ की बैंकिंग सिस्टम पे जो है नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा था। ठीक है, एंड शायद इस बैंक का नाम लियोनार्ड ब्रदर ऐसा कुछ था, एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन लियोनार्ड ब्रदर ऐसा कुछ या लियोनार्ड ब्रदर ऐसा कुछ था। ठीक है, अब सेकंड क्या है कि जो सार्वभौमिक बैंकिंग व्यवस्था होती है, जो सार्वभौमिक बैंक होते हैं यानी यूनिवर्सल बैंक होते हैं, वो जैसा कि मैंने अभी बताया कि बहुत बड़े स्तर के बैंक होते हैं, बहुत बड़े बैंक होते हैं। उनके लिए बड़ा आसान होता है मार्केट पर यानी बाजार पर अपना वर्चस्व स्थापित करना।
जिसके पास जाहिर सी बात है जिसकी कैपिटल बहुत ज़्यादा होगी, उसके पास सुविधाएं भी अच्छी होंगी, तो मार्केट पे जो है अपना वर्चस्व कायम भी बड़ी आसानी से कर सकता है। अब इससे क्या होता है, इससे जो जो अन्य बैंक होते हैं ना, उन पर नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा, नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। ठीक है, तो जिस वजह से उस देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी सही नहीं है कि सारी पावर जो है, सारी चीज़ें, वही चीज़ है ना कि मान लीजिए 10 लोगों के पास 10 ऐसे पूंजीपति हैं कि किसी देश की 70 या 80% इकोनॉमी लेके बैठे हैं, उनके पास इतना पैसा, बाकी गरीबी में जी रहे हैं, तो कहाँ अच्छा होगा उस देश की जनता के लिए या उस देश के विकास के लिए। तो ऐसा ही कुछ इसमें होता है। यूनिवर्सल बैंकिंग में अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, वर्चस्व स्थापित कर रहा है तो ठीक है। तो ये तो कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट हैं यूनिवर्सल बैंकिंग के। इसके साथ ही अब हम बात कर लें कि फॉरेन कंट्रीज़ में उन बैंकों के नाम जो यूनिवर्सल बैंकिंग सिस्टम को अपनाए हुए हैं। ठीक है जी, कोशिश करेंगे जानने की हम कौन कौन से बैंक हैं। देखिए, पहले तो है बैंक ऑफ अमेरिका, उसके बाद सिटी बैंक आ जाता है, ठीक है, जेपी मॉर्गन आ जाता है, एंड HSBC आ जाता है, नेस्ट वेस्ट बैंक आ जाता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट आ जाता है। अमेरिका के जो है कुछ और भी बैंक्स हैं, एक बैंक उसका मुझे नाम एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, वो है। इसके अलावा जो है सोसाइटी जनरल ऑफ फ्रांस आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह के लगभग 3, 4, 5 बैंक और हैं जो इस तरह की सिस्टम यानी इस तरह के यूनिवर्सल बैंकिंग सिस्टम को अपनाए हुए हैं। ठीक है जी, तो ये है हमारी आज की क्लास, हमारा आज का टॉपिक, जो हमारा आज का टॉपिक यानी कल का टॉपिक जो था यूनिवर्सल बैंकिंग सिस्टम, वो आज पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि मैं जो इम्पोर्टेंट जानकारियां हैं वो आप तक पहुंचा पाया हूँगा और आपको समझा भी पाया हूँगा। हो सकता है आपको कुछ पॉइंट्स इसमें जो है कन्फ्यूज़न क्रिएट करें या समझ में नहीं आ रहे हों, तो या तो आप जो समझ में नहीं आ रहे हैं या किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न है, आप कमेंट के द्वारा मुझ तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। मैं उसका जो सॉल्यूशन आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगा अपनी, या तो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा या आपको पर्सनली कमेंट करके उन चीज़ों के बारे में बताऊंगा। ठीक है। दूसरा, अगर कोई भी चीज़ जिसमें कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा होगा, मैं ये कहूँगा कि कई बार ऐसा होता है कि हम कई बार कोई नई चीज़ जब सीखते हैं तो हमें 1 या 2 या 3 बार में समझ में नहीं आता है। किसी को 1 बार में आ जाता है, किसी को 2 बार में, किसी को 3 बार में, क्योंकि हर किसी की जो मेंटल कैपेबिलिटी है वो अलग अलग होती है। तो मैं आपसे यही कहूँगा, अगर पहले तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं समझाऊँगा, लेकिन उससे पहले आप एक बार अगर समझ में कोई चीज़ नहीं आ रही है, कोई किसी जगह कोई दिक्कत हो रही है, तो वीडियो को एक बार जो है दोबारा फिर से देखने की कोशिश करिए ताकि माइंड क्लियर हो जाए। और फिर भी नहीं होता है तो उसके लिए मैं हूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। धन्यवाद। गुड नाइट, हैव अ स्वीट ड्रीम। जय हिंद।